क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ? जब से आई हो ऐसे ही बैठी हुई हो, क्या परेशानी है? हाँ? और देखो ना, कॉफी भी नहीं पी तुमने। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, छोड़ो। दफ्तर की बात होगी कोई? अच्छा सुनो, उठकर हाथ मुंह धो लो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाती हूँ। और हाँ, आज मैंने तुम्हारे पसंद के सांभर और बड़ा बनाया है। सिर्फ कॉफी ले आओ, मुझे भूख नहीं है। वाह, भूख कैसे नहीं है? हाँ? उठ, उठ के हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बना कर लाती हूँ। उठ जा। हाँ? मैं लाती हूँ, अभी लाती हूँ कॉफी। हेलो। सर, मैं कृष्णा बोल रही हूँ सर। हाँ कृष्णा, बोलो। मैं आज नारी निकेतन गई थी, इंक्वायरी के लिए उन औरतों से बात करनी थी। सर, यू वोंट बिलीव इट। व्हाट? हमारे समाज कल्याण मंत्री खुद इस केस में शामिल हैं सर। व्हाट नॉनसेंस। इट्स ट्रू सर। ये तो प्रॉब्लम है। कृष्णा देखो, इस वक्त मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस सब मामले में ना पड़ो तो ही ये अच्छा है। देखो, मुझे लगता है ये सब और उलझ सकता है। हाँ सर, उलझ तो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उन औरतों का साथ जरूर दूंगी, फिर सामने कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब अगर वो प्रेस में चली गई तो अब मैं क्या कहूं सर। प्रसाद, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ ना हो तो मजा ही क्या है। और फिर हम एक अदना औरत से यूं मुंह छिपाने लगे तो हो लिया हमारा काम। यही तो वक्त है दिमाग चलाने का। अच्छा, ये परेशानी छोड़ो और पता लगाओ कि वो कोई सौदा वोदा तो नहीं करना चाहती। क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो और सौदा? मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं क्या? अगर वो नहीं करना चाहती तो हम कर लेते हैं, उसे डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। अच्छी खासी इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी आवाज में भी नरमी आ जाएगी। नहीं तो करे चार्जेस प्रूव हमारे अगेंस्ट। बहुत दिनों से हमारी तस्वीर भी नहीं छपी अखबार में। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन क्यों हो रही है? मैं आपके बारे में क्या सोचती थी सर। और आप? अब क्या हुआ हमें? हम तो वैसे ही हैं। आप ही कुछ नाराज हो रही हैं हमसे। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है? अरे भाई, कुछ दिन पहले आपका फाइल आया था मेरे पास। मुझे लगा आप एक काबिल ईमानदार अफसर हैं, तो मैंने आपका नाम आगे कर दिया। ये सब कुछ नॉर्मल है, आप कुछ इसमें सोचिए मत। हाँ, काफी कड़े कुमार। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाउ डेयर यू! अरे आप भूल गई हैं, आज तमिल न्यू ईयर है। मैं एक मलयाली हूँ और हमारे ट्रेडिशन में एक औरत सिर्फ अपने पति के हाथ से साड़ी ले सकती है। मेरे कंधे पे साड़ी रख के आपने मुझे बेइज्जत किया है मिस्टर भास्करन। प्लीज लीव। बहुत दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। अब जरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। गेट आउट ऑफ हियर। संभल जाओ।
वरना चेहरे पे इतना तेजाब फेंकेंगे कि फिर ये भौंडी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेंगी। वो हाल करेंगे तुम्हारा। आई विल नॉट कीप क्वाइट। मैं ये सिलसिला प्रेस के सामने ले जाऊंगी। प्रेस। लगता है इसीलिए शादी नहीं की अब तक इसने। और क्या, मियाँ होता तो तरक्कियां मिल सकती थी इस कदर। ठीक कह रहे हो यार। सुना नहीं तुमने? मिनिस्टर साहब ने नाम प्रपोज किया है मैडम का। मैडम डायरेक्टर और डिपार्टमेंट अपने यार का। काश मैं भी औरत होता, कमाने धमाने की चिंता ही नहीं होती। वैसे एक बात तो है यार, देखने में कमाल की शरीफ लगती है मैडम। और क्या। खैर चलो, मैं चल के बधाई तो दे ही आऊं, हैं? मैडम की शक्ल फीकी पड़ जाएगी सामने आईना देख करके। चलो मैं चलता हूँ। ओके। हाँ भाई, क्या मैं आई कमिंग मैडम? यस। मुबारक हो मैडम, बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई सुना है आप डायरेक्टर बनने वाली हैं। किसने कहा है? अरे सभी कह रहे हैं मैडम। आपने तो खैर हमें कभी बताया ही नहीं कि आपके भास्करन जी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तो अखबार में फोटो देखकर पता लगा कि मिनिस्टर साहब का आपके घर भी आना जाना है। तो मैडम गुड न्यूज कब दे रही हैं आप? कृष्णा अपने सख्त रवैये की वजह से भास्करन की आंखों में खटकने लगी। जया को पौंडीचेरी से कहीं दूर भेज दिया गया। कुछ स्थानीय अखबारों में कृष्णा के इंटरव्यू भी छपे, जिनमें भास्करन पर नारी निकेतन की औरतों को इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी था। इसके साथ ही लक्ष्मी और सुप्रिया के बयान भी छापे गए। अपने मंत्रियों की असलियत सामने आने पर जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। उधर भास्करन पर अपनी पार्टी का दबाव भी आ गया। ये फालतू की बातें नहीं हैं भास्करन। पूरी प्रेस में अच्छा खासा हंगामा है। अरे तुम इलेक्शन को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? ये नेगेटिव पब्लिसिटी क्या पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पब्लिक हैज वेरी शॉर्ट मेमोरी भास्करन। तुम जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो। टेक सम एक्शन। सर। हाँ, आओ कृष्णा, बैठो। आपने बुलाया सर? कृष्णा, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। जी। कृष्णा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम इस सब चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। You have been transferred. अगले दिन कृष्णा के ट्रांसफर की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। ज्यादातर अखबारों ने इस ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बताया। कृष्णा इस निर्णय के खिलाफ राजभवन के सामने धरने पर बैठ गई। पौंडीचेरी के लोगों ने कृष्णा के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जो उस वक्त की सबसे बड़ी रैली थी। कृष्णा के बढ़ते प्रभाव से भास्करन को बाजी अपने हाथों से निकलती दिखाई दी। लक्ष्मी और सुप्रिया अब तक नारी निकेतन छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगी थीं। अब कितना कर रहा है हमारे लिए। भला कौन करता है किसी के लिए इतना सब कुछ? हमारा इज्जत कौन इज्जत मानता है? तुम पागल हो लक्ष्मी। देखो, किसी औरत की इज्जत मेरी निगाह में बहुत कीमती होती है। किसी भी मर्द का हक नहीं बनता कि वो किसी भी औरत के आबरू के साथ खिलवाड़ करे। तुमको समाज में इज्जत मिलनी ही चाहिए। आपकी यही बातों से तो हमारा लड़की आपका दीवानी है। बस कृष्णा अम्मा जैसा अफसर बनेगा, यही इच्छा है इसको पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा। आप पढ़ाएंगे इसको? तुम्हारे कैसे यहाँ पे? तुमसे ये बताने आया है कि हम हैं। अगर अब भी तुमने सुधरी और अपनी जात दिखानी ना बंद करी ना, तो हम बता देंगे कि हम क्या हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। चल साइड में कर अपनी लीडरी। औरत की तरह रहना सीख और अपनी औकात पहचान, और बंद कर अपनी लीडरी। तू तेरे को बता देते हम, तो अगर तूने अब भी हरकतें करनी बंद नहीं करी ना, तो इस घर की ईंट से ईंट और दीवार से दीवार बजा देंगे हम लोग। चल बड़े। चल अब ये देखो, हल्का सा ट्रेलर दिखाया हमने, समझ आ गई तेरे को? हल्का सा ट्रेलर पीछे पड़ करेगी ना, पूरा सीन भी दिखा देंगे कैसे होगा। ठीक है, प्लीज चाकू से चलो रे। इस हादसे के बाद कृष्णा पौंडीचेरी के एक्टिंग गवर्नर श्री जोसेफ वकील से मिली और उन्होंने भास्करन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाते हुए
उनसे इस मामले को देखने को कहा। श्री वर्गीस ने मामले की नजाकत को समझते हुए इस पूरे हादसे की एक डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच के आदेश दिए। यस कृष्णा, आई विल लुक इनटू द मैटर। पौंडीचेरी सरकार ने उनके इस आदेश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि गवर्नर ने किसी खास डिस्ट्रिक्ट जज का नाम नहीं लिया। हालांकि तब पौंडीचेरी में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट जज था। कृष्णा ने जांच करवाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी बगैर कोई स्पष्टीकरण दिए उनकी अपील को ठुकरा दिया। भास्करन अब तक पौंडीचेरी का होम मिनिस्टर बन चुका था। जी सर, हाँ नहीं मैं कागज भेज दूंगी। जी जी। क्या होने वाला है इससे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? और फिर ये झगड़ा तुम किसके लिए कर रही हो? उन भाइयों के लिए जो तुम्हें महीनों से देखने तक नहीं आई। अब नहीं आई तो नहीं आई, मेरा काम उनके सहारे थोड़े ना चल रहा है। और मेरी लड़ाई किसी एक के खिलाफ या एक के लिए तो है नहीं। मेरी लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ है और मैं हार नहीं मानने वाली। चाहे जान चली जाए, इज्जत चली जाए। सुंदरी, बात है पेसम्मा। देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो ना तब तुम बोलो। अब देखो, तुम कितने महीनों से दफ्तर नहीं गई हो। अब घर का खर्चा कैसे चलता है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। घर में पैसे की तंगी थी तो मुझे बोला क्यों नहीं? मैं कल ही बैंक चली जाती हूँ और लॉकर से जेवर निकाल के बेच दूंगी। दफ्तर में जाने वाली नहीं जब तक मेरा वो ट्रांसफर वापस नहीं लेते। ये मैंने सोच रखा है। हाँ, दुनिया के जितने उल्टे सीधे काम है ना तुमने सब सोच रखे, सब सोच रखे, लेकिन नहीं करनी मुझे, नहीं करनी। आपके लिए भेजा है। यार दिमाग, बढ़ते हुए खतरे को देखकर सुंदरी ने कृष्णा को पौंडीचेरी छोड़कर जाने के लिए मना किया। 1978 में भास्करन राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए कृष्णा को सस्पेंड कर दिया। प्रेस ने इस मामले को खूब उछाला। कृष्णा ने सस्पेंशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। 1979 में कृष्णा ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने मामले की जांच के बाद कृष्णा को वापस नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन भास्करन ने इस चिट्ठी को दबा दिया। जो अब तक किसी ने नहीं देखी, आगे भी कोई ना देखे। इस वजह से 1981 में कृष्णा मद्रास हाईकोर्ट में अपना केस हार गईं। 13 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और नौकरी न होने के कारण कृष्णा पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। उन्हें अपना पुश्तैनी मकान और जेवर बेचने पड़े। बात ये है कि गेदों का जानना एक गवाता है, इस कर्म के गहरे भेद जानने का इच्छुक है। ये करे कौन ना लगा दूं? तुम खा लो, मेरा आज व्रत है। आखिर कब तक चलेंगे तुम्हारे ये व्रत? रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हो खाना ना खाने का। मैं जानती हूँ ये तुम सब कुछ क्यों कर रही हो। आखिर तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मैं ये लड़ाई छोड़ देती हूँ तो क्या मतलब रहा इस गीता का या उन तमाम ग्रंथों का जो हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देती है? अगर इसी तरह हमें झूठ के सामने घुटने टेकने पड़े तो उनको उठाकर फेंक देना चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। कितनी बार कहा है, क्यों भुगत रही हो ये सब मेरे साथ? हाँ, अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? सुप्रिया, अयो
ये किधर जाकर डेरा लगाया तुम लोग? हाँ, हम कितना ढूंढा, किधर किधर नहीं ढूंढा। कृष्णा अम्मा किधर है? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, उसके सर पर और परेशानी मत डालो, मत डालो। वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। हमको मालूम सुंदरी, हमको क्या नहीं मालूम। हम उसको परेशान करने थोड़ी ना आया है, बस एक बार मिलने को है। हम पहले भी बहुत कोशिश किया मिलने को, पर मिल नहीं पाया। बस एक बार मिलने को हमको आराम हो जाएगा, चैन आएगा। अरे सुंदरी, लक्ष्मी, तुम? अयो अम्मा, क्या हाल हो गया तुम्हारा हमारी वजह से? अयो, ये क्या दुख झेल रही तुम? हमको पता होता तुम्हारा ये हाल होगा तो हम तुमको कभी नहीं कहते। ये क्या कर? ना ना ना, तुम्हारी वजह से तो मुझे कितना कुछ सीखने को नहीं मिला। मुझे भगवान का सहारा मिल रहा है और तुम रो रही हो। सुप्रिया, अरे तू क्या छत को छुएगी? कितनी बड़ी हो गई है। अम्मा, अब इसका शादी भी हो गया। ये छोटा सा तुम्हारे लिए। क्या है? ये हम कुछ पैसा इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। नहीं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ये तुम्हारा बेटी इकट्ठा किया तुम्हारे लिए। देखो अम्मा, चोर डाकू तक पैसा दिया तुम्हारे नाम पे। तुमको नहीं मालूम, सारा लोग तुम्हारे साथ है। देखना देखना, तुम्हारा अच्छा दिन वापस आने वाले हैं। मुरुगन तुम्हारा हमेशा सुनेगा, जरूर सुनेगा। लोगों का प्यार देखकर कृष्णा का हौसला और मजबूत हो गया। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता चला कि 1979 में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर उनको नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस आदेश की नकल हासिल करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। प्रेस में मामला फिर से गर्मा जाने के डर से भास्करन ने कृष्णा को पागल करार कर दिया, लेकिन उन्हें पागलखाने के बजाय जेल भिजवा दिया। इस हादसे से कृष्णा का आत्मविश्वास हिल गया। मुझे तो लगने लगा है कि तुम सही थी और मैं गलत। मुझे क्या मिला ये सब करके? ये नहीं, तुम सही रास्ते पर हो। मेरे बेटे ने तुम्हारी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुम कल छूट जाओगी, फिर तुम्हें दिल्ली जाना है। सब इंतजाम वहीं पर होगा। हाँ, पैसे की तुम चिंता मत करना। मेरा मकान था ना, उसका क्या करना था? मैंने उसे बेच दिया। और हाँ, वहां जाकर ना एक अच्छा सा वकील कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। 1986 में कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में भास्करन के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत ढंग से उसे नौकरी से निकालने के खिलाफ अपील दायर की। उसके वकील बी प्रभाकरन ने कोर्ट के सामने इस केस के डिटेल्स रखे। योर ऑनर, केस के डिटेल्स अदालत के सामने। अगर कृष्णाबाई को जबरदस्ती नौकरी से नहीं हटाया जाता तो वो आज बाकायदा अपनी पोस्ट से रिटायर होती। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उन्हें सारे बेनिफिट्स, बैक वेजेस, इंक्रीमेंट और सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स जिसमें प्रमोशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड शामिल है, मिलने चाहिए। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पहुंचे नुकसान के लिए 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना दिया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट ने पौंडीचेरी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो 14 साल पहले दिए गवर्नर की इंक्वायरी के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 3 महीने में पूरा करें। डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृष्णाबाई के इल्जाम को सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। I express my deep regret and anguish over the entire episode. कृष्णाबाई निश्चित रूप से पॉलिटिकल पावर के दुरुपयोग का शिकार हुई हैं। 1991 में दिए अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णाबाई को रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स का हकदार माना और साथ ही के भास्करन को
कृष्णाबाई को नुकसान पहुंचाने के एवज में 3 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी है, और ये ईश्वर के प्रति भी घनघोर अपराध है। सच्चाई को जीतने के लिए जहां महाभारत में 18 दिन लगे, वहां कलयुग में 18 साल। लेकिन खुशी की बात यह है कि जीत आखिर सच्चाई की ही हुई। कृष्णाबाई अब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो केरला के त्रिशूर शहर में एक छोटे से मकान में रहती हैं जिसमें बिजली भी नहीं है। सुंदरी का 2 साल पहले देहांत हो गया। मरने से पहले वो अपनी सारी जमा पूंजी कृष्णा के नाम कर गई। भास्करन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 लाख रुपए बतौर कॉम्पनसेशन दे दिया। वो आज भी पौंडीचेरी में एक क्षेत्रीय पार्टी का नेता है। लक्ष्मी और उसकी बेटी सुप्रिया पौंडीचेरी में कपड़े का कारोबार चलाते हैं और कृष्णाबाई से संपर्क बनाए हुए हैं। 30 मई सन 1964 पंडित नेहरू के देहांत को कुछ ही दिन हुए थे। बाजार 100 रुपए के नोट के डिमोनेटाइजेशन की अफवाहों से गर्म था। ऐसे में भारत के सॉलिसिटर जनरल अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़ अपनी सारी जमा पूंजी लेकर कलकत्ता से दिल्ली आए। तो और क्या खबर है? ठीक है सर। पंडित जी की कमी तो दिल्ली को काफी महसूस हो रही होगी। जी हाँ चौधरी साहब, कुछ लोगों की आंखें तो सर अभी तक गिली है। मेरे फादर सर, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दादाजी गुजर गए। अरे कलकत्ते में भी यही हाल था जी। खैर अब तो वहाँ के हालात बेहतर हैं। जी सर। रमेश, ये 100 के नोटों को विड्रॉ करने के बारे में क्या अफवाह है? सर मुझे तो लगता है कि ये पूरी अफवाह है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है सर। फिर भी रमेश तुम पता करो। जी सर। मिसेस चौधरी बहुत घबरा रहे हैं। जी सर। अगर ये अफवाह सही है जी, तो फिर हमको अपने सारे 100 के नोटों को जी 50, 20 और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, जरूर। सर मिसेस चौधरी कैसी है? बहुत अच्छी है। जी सर। तुम्हारी बीवी के लिए साड़ी भेजी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे ये रकम कितनी होगी? यही कहीं 60-70 हजार रुपए के आसपास होगी और क्या। ठीक है सर। नाम पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, उम्र 60 साल। अपनी काबिलियत और हुनर की वजह से सॉलिसिटर जनरल के ओहदे पर पहुंचे हैं। परिवार कलकत्ता में है और वो खुद दिल्ली में एक आलीशान सरकारी बंगले में रहते हैं। तुम रमेश चाहो तो गाड़ी ले जाओ। ठीक है सर। तुम्हें घर तक छोड़ देगी। ठीक है सर। तो सर मैं सुबह आ जाता हूँ। 8 बजे के आसपास आ जाओ। जी सर। दफ्तर जाने से पहले कुछ देर बातचीत हो जाएगी। जी सर। हाँ। ये कमरे में रख दो। सुनो सहदेव, देखो बेटा संभाल के जरा, जमीन पर मत रखना, बिस्तर पर रखना। ओके सर। हाँ। अगर बैग में रुपया था तो आपको? अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये 2 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, शरीफ लड़का है। सर आप सब पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। क्यों? तुम पर भी तो करता हूँ। अरे जैसे तुम हो वैसे ये लड़का है। कुछ हो रहा साहब? नहीं, दिलीप सिंह को बोलो था चाय बनाए और तुम नहाने का पानी गर्म करो। नाम सहदेव, उम्र 20 साल, पेशा घरेलू नौकर। पिछले 2 साल से चौधरी परिवार में काम करता है और ज्यादातर श्री चौधरी के साथ रहता है। इसी दौरान दिल्ली की अफरा तफरी से दूर इंदौर में एक कहानी जन्म ले रही थी। इस आदमी को देखा है? जी क्या बात है साहब? यहाँ रहता है ये आदमी? जी हाँ, 2 महीने से कमरे नंबर 3 में ठहरा हुआ है। अभी कहाँ है? बाहर जाते देखा नहीं साहब, कमरे में ही होंगे। चलो कमरा दिखाओ उसका। चल। आइए सर, आइए।
लगता है भाग गया साला। ए, जाओ चप्पा चप्पा छंडा लॉज का, क्विक। क्या नाम लिखवाया इसने? हाँ साहब, राधा कृष्ण। 2 महीने से किराया नहीं दिया साहब। जो एडवांस दिया वही दिया साहब। पर साहब, माजरा क्या है? पिछले 2 महीने से शहर के भोले भाले लोगों को ठग रहा है ये साला। नकली सर्टिफिकेट, झूठी मार्कशीट, नकली एफिडेविट बनाकर लोगों से पैसे वसूल रहा है। हरामजादे ने मेरे भाई को भी नहीं बख्शा। साहब, आपके भाई को जाली कागजात की जरूरत क्यों पड़ गई? बकवास बंद कर अपनी। चलो। नाम केवल कृष्ण गुप्ता उर्फ केकेजी, उम्र 35 साल। एक ठग जो कई बार छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भी जा चुका है। उसे तलाश एक बड़े मौके की जो उसे कानून के दूसरी तरफ ले जा सके। क्या करना चाहते हो? पता नहीं यार, मालूम था पुलिस वाले के भाई को टोपी पहनाऊंगा पंगा हो जाएगा, साला लालच ले लूंगा। अभी ये शहर अपने लिए नहीं है बंधु। पकड़ा गया 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। सारा सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया। अरे चाय देना यार, पैसा बचाए ना। सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊं। नमस्ते सर। साहब हैं? हाँ। साहब, सर मैं पैसा ले आया। ओके, गुड। सर, पिछली बार के 25,000 और इस बार के 15,000 मिलाकर पूरे 40,000 को 10-10 के नोटों में बदलना है। और वैसे सर आरबीआई के डायरेक्टर से मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि ये सब अफवाह है और वित्त मंत्री जल्दी ही इस बारे में अपनी सफाई देंगे। तो सर मेरे ख्याल से बाकी 100 के नोटों को अब हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो खैर, अब जो हो गया सो ठीक है। जी सर। लो सर, ये रखो। तो सर सर मैं चलता हूँ। हाँ रमेश जी, 15 तारीख के लिए मेरा और सहदेव का जी सर कलकत्ता मेल से रिजर्वेशन। जी सर। और 20 तारीख को मेरा अकेला वापसी। क्यों सर, आप अकेले आएंगे क्या? भाई वो मिसेस चौधरी कहती है कि इसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है सर, तो सर मैं करवा देता हूँ। ओके ठीक है सर। ठीक है, ऑल राइट। साहब, हम पिक्चर देखने जाएं? तुम बहुत पिक्चर देखने लगा है आजकल। जाएं साहब? ठीक है, जा। कैसे हो श्रीनाथ भाई? इतनी देर कहाँ कर दी? आज तो लगता था साहब जाने नहीं देंगे। पैसे अभी हैं? हाँ। तुमने देखा है? हाँ। पक्का? अरे हाँ भाई, आज भी देखा था। कितने होंगे? कुछ 60-70 के करीब, लेकिन एक परेशानी। क्या? जल्दी करना होगा। 15 तारीख को ना मैं यहाँ रहूंगा ना पैसा। क्यों? कहाँ चले जाओगे? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बताओ, तुमने कुछ सोचा है? हाँ हाँ, मैंने 2 लोगों से बात की है, वो दोनों तैयार हैं। अच्छा ठीक है, कब करें? आज बुधवार है, अगले संडे को करते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, शुक्रवार की रात को यही मिलते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्म की टिकट लाया? हाँ लाया हूं ना। हाँ। ये रही, आ बैठ। हाँ। चल देर हो रही है। अरे बैठ ना। नाम श्रीनाथ, उम्र करीब 27 साल। उस समय बेकार था। कुछ महीने पहले तक श्री चौधरी के घर पर नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात और दोस्ती सहदेव से हुई। अपनी बुरी हरकतों के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। श्री चौधरी ने उसे खुद नौकरी से निकाला था।
आइस। एक पैकेट सिगरेट दे पनामा। रुक रुक साले, कहीं तो रुक। क्या कहाँ जाएगा, रुक। केके ने ठान ली कि अब वो इंदौर में नहीं रहेगा। उसी दिन वो बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गया और अगली सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने करोल बाग में एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। जी बोलिए। हाँ जरूर मिलेगा। ये क्या है? तुमने तो कहा था 2 लोग हैं। मैंने सोचा और फिर फैसला किया कि हमें 3 लोगों की जरूरत है। क्यों? अरे एक बार पहरा भी देगा ना। आओ इनसे मिलवाता हूँ और सारी बातें आज ही तय कर लेंगे। ठीक है आओ। ये है कमलदीन, ये है सोहनलाल और ये मंगू। तुम में से पहले कभी किसी ने किया? अबे चुप, तू तो साले जैसे चंबल का डाकू है ना, ज्यादा लीडरी मत कर। तमीज से बात करो मुझसे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे समझ यार। अच्छा चल तू इन्हें बता कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। चल बता। साहब 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं। दिलीप सिंह भी। ये दिलीप सिंह कौन है? खानसामा है। अच्छा। वहीं बरामदे में सो जाता है। हाँ। साहब का कमरा खुला रहता है। हाँ। और चाबियां तकिए के पास रहती। और हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं होगी। ए मंगू, तुम 2 थैले लेके आना, रुपया उसी में रखेंगे। सब लोग मुंह पे कपड़ा बांधेंगे, कोई पहचान ना पाए। और किसी ने देख लिया तो उसको उसी टाइम खत्म करना होगा। ये क्या कह रहा है? साले अगर पकड़े गए ना तो जमानत भी नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई खून खराबा नहीं होगा। अबे तेरा साहब जाग गया तो उसकी आरती उतारेंगे क्या? मैंने कहा है कोई खून खराबा नहीं होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कोई आ रहा है। ये माचिस है, माचिस है। केके जी को दिल्ली में आए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसे अब तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसके पास पैसा भी खत्म होने लगा था। भाई साहब चाबी। हाँ जी आ गए। ये लो भाई। क्या बात है भाई साहब, तबीयत तो ठीक है ना? थक गया है। अच्छा। चलो यार, समय हो गया, आप चलते हैं। चलो अब चल यार।
अब तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं भाई? अबे इसे तो यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा करते हैं, सुनो, अगर 5 मिनट और नहीं पहुंचता ना तो खुद ही चलते हैं। अरे नहीं, उसके बिना और वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। सबकी एक पे पानी फेरेगा? हाँ, ये आपस में बहस करना बंद करो। साले का जोश ठंडा हो गया। देखो मेरी बात मानो, जब तक वो नहीं आएगा चल बे। साले मरवाएगा क्या? साले सांप डर जाएंगे उसके। मरवाओगे क्या? ये शुरू कैसा था? साले मरवाएगा छोड़, पहले बोल तेरा साहब अब तक सोया क्यों नहीं बे? साला हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। साहब कहते हैं कुछ जरूरी काम करके सोएंगे। हम कब तक इंतजार करें? तो 11:30 तो बज गए। लगता है आज नहीं होगा। आज नहीं होगा तो कब? पता नहीं। पता नहीं तो ये सारा प्लानिंग क्या? हाँ बोल। साले मरवाएगा, चुप। कल करें? कल तो घर पर मेहमान आएंगे, दावत है, देर तक चलेगी। तो फिर कब? परसों पक्का। अच्छा चलता हूँ, सामने भेजा था देखने के लिए कि आवाज कैसी। अच्छा चल यार, चल। अच्छा साला भाग यहाँ से। किसको बोला तूने? किसको बोला? अब कैसे? अबे चलो चल। साले सारा मूड खराब कर दिया। हट बे। अबे चलना साले। मैंने खुद पैसे गिन के अंदर रखे हैं, ताला लगाया है, चाबी रख के बस 2 मिनट के लिए बाहर गया और जाके देखा मैंने तो इसमें पैसे गायब। बस ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर पहले पैसे यहाँ थे और अब गायब, जैसे लॉकर खा गया वो पैसे। कितने पैसे थे? ये 130 रुपए थे। मुझे समझ में नहीं आता वो सारे पैसे लेकर क्यों नहीं गया। भाई साहब ये जरा देर से लौटूंगा जी। क्या हो गया? चोरी हो गई साहब, लॉकर में पैसे कम है। अरे बताओ कितने पैसे थे? 130 रुपए। सब कमरों की तलाशी लेनी होगी। तलाशी ले लो भाई साहब, तलाशी ले लो, सबकी ले लो, बहुत जरूरी है ये। आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है यार, शरीफ आदमी बदमाश में तो कोई फर्क ही पता नहीं चलता। आप बोलो, भगवान हमें शक्ति दे इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप हमारे कमरे की पहले ले लो, हमारी चाबी आपके पास है। अरे नहीं साहब, ले लो आप चाहो तो। अरे नहीं, कल आप खुद ही तो मेरे सामने आए थे। नहीं आप नहीं साहब, नहीं आप जाइए साहब, जाइए आप साहब। चलो कोई नहीं। क्या है ये? कितने लाया? ला। ये पकड़ो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। पकड़ो, चलो।
कौन है? कौन है? चोर 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 बोलते क्यों नहीं? अरे कौन है भाई? कौन? सहदेव और उसके साथियों का चोरी करने का सारा प्लान उलट-पुलट हो गया। पकड़े जाने के डर से वो सब लोग बिना पैसा ही लिए पिछले दरवाजे से भाग गए। सॉलिसिटर जनरल की हत्या, गिरफ्तार। केके जी ने ये नहीं सोचा था कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था, वो उसे एक दिन अचानक अखबार की सुर्खियों में मिलेगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल पी.के. चौधरी की कल रात को हत्या कर दी गई। एक गिरफ्तार। एक गिरफ्तार। केवल कृष्ण गुप्ता न्यूज़पेपर आर्टिकल से उन घटनाओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश में लग गया जो उस रात घटी थी। क्या हो गया सर? दिलीप सिंह ने मुझे करीब 12:20 में फोन किया और सर मैंने मिसेस चौधरी को इन्फॉर्म किया है, वो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी सर। मेरा बड़ा ख्याल रखते थे सर, मैं पिछले 4 साल से इनके साथ हूँ सर। और सर मिसेस चौधरी तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी सर। लगता है कि हत्यारे इस अलमारी से कुछ लेना चाहते थे। इसी बीच चौधरी साहब की आंख खुल गई और वो मारे गए। हो सकता है सर, अलमारी में काफी रकम थी सर। ये बात आपको कैसे मालूम? सर मैं इनका पीए हूँ और ये सब कुछ मुझे बताते थे सर। आपके अलावा ये बात और कौन जानता है इस घर में? मेरे अलावा कोई नहीं सर। हाँ सर, सहदेव इस घर का नौकर है। सहदेव कहाँ है? सहदेव फिल्म देखने गया है, आता ही होगा। क्या हुआ? मार डाला, हरामजादों ने साहब को मार डाला। मेरी बद्दुआ लगी उन कमीनों को। अरे कुत्ते की मौत मरेंगे वो सब। ये कौन है? ये सहदेव, यही काम करता है। कहां से आ रहे हो? मंदिर से। इस वक्त? जी, उसके बाद पिक्चर देखने गया था। झूठ बोलता है? सच सच बता वरना इतने डंडे मारूंगा तुझे, याद रखेगा। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ काम करना साहब, उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया था। मैंने भले कहा था उनको। सहदेव को अब जाकर एहसास हुआ कि उनसे क्या हो गया। घबराहट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर कुमार ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो उस जगह गया जहां सहदेव ने अपने साथियों के साथ चोरी करने का प्लान बनाया था, जहां उन्होंने अपनी साइकिलें खड़ी करी थीं। पुलिस को श्री चौधरी के घर के पास गीली मिट्टी में पांव का एक निशान भी मिला। सर और कुछ चाहिए? नींबू पानी है? नींबू पानी में सर 2-3 मिनट लगेंगे। कॉफी बनने में? कॉफी बनने में 10 मिनट लगेंगे सर। कॉफी लेके आ कॉफी। जी सर।
अरे पैसे, चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर, अरे पकड़ो चोर, चोर चोर, अरे पकड़ो चोर चोर। क्या बात है साहब, ये चोरों की तरफ भागते हुए कहां से आ रहे हैं आप? अरे कुत्ते पीछे पड़ गए भाई, कुत्ते कुत्ते गलियों में पाल रखे इतने यार तुमने यार, बचपन से इतना डर लगता है मेरे कुत्तों से यार। और सुनाओ भाई, आप कैसी कट रही है? चोर वोर पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अजी चोर तो पकड़ा ही जाएगा साहब, बचकर कहाँ जाएगा। वैसे साहब मुझे लगता है ये कोई अंदर का ही आदमी था जिसे पता था कि चाबियां कहाँ हैं और लॉकर कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। देखना जिस दिन मेरे सामने आ गया उसी दिन पहचान लो। भाई ऐसा करो, ये होटल की नौकरी छोड़ के आप जासूसी ज्वाइन कर लो, आपका दिमाग जो है ना सही चलता है, आपका माइंड करेक्ट है उसमें। जी अच्छा भी दे दो जरा। जी हाँ जी। वैसे मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा चोर। ना ना बिल्कुल, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी पूरी करे, आप प्रार्थना करना। जी जरूर। और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक लेना, आप ले नहीं रहे हो, थोड़ा सोचना इस बारे में। हाँ जी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की हत्या एक बहुत बड़ा मामला था, सरकार ने नामी क्रिमिनल लॉयर राजेंद्र प्रसाद झा को इस केस का प्रोसिक्यूशन लॉयर नियुक्त किया। सच का पता लगाने के लिए झा इंस्पेक्टर कुमार से मिलने गए। कमरुद्दीन को छोड़कर सभी ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर लिया। किसी दबाव में आके तो नहीं किया ना? नो सर, बिल्कुल नहीं, खुद ही किया। सबके बयान भी मिलते हैं सर। दबाव तो हमारे ऊपर है, रोज ऊपर से फोन आते हैं, कहते हैं कि जिस देश का सॉलिसिटर जनरल ही सुरक्षित नहीं है वहां की जनता का क्या होगा। अब आप ही बताइए सर, अगर सारा देश ऐसे नौकर रख लेगा तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? अच्छा देखिए, मुझे आपके पास जितने एविडेंसेस हैं उनकी कॉपी चाहिए एक एक। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? वो सोहनलाल सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और फिर क्यों नहीं बनेगा? फांसी से बचने का सबसे आसान तरीका। आपके पास पूरा सबूत है कि वो उस रात को वहां था? इंस्पेक्टर कुमार कौन आप हैं? आप थोड़ा बाहर रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। जी भाई साहब टाइम नहीं है। देखिए मेरा नाम केवल कृष्ण गुप्ता है, मैं पीके चौधरी केस में जो लौंडे फंसे हैं उनका केस लड़ने के लिए आया हूँ, तो अभी देख लो आप। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं अपने जूनियर को भेज दूंगा, आप उसे सब डिटेल दे दीजिए। राइट। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद झा है जी, मैं पीके चौधरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। क्यों? अरे आप डिफेंस लॉयर है ना? कौन? आप क्या डिफेंस लॉयर? काय का? हाँ डिफेंस लॉयर, हाँ 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 तो है। तो हाँ मुलाकात तो होगी, केस नहीं जीतोगे आप, केस जीत नहीं पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। केवल कृष्ण गुप्ता ने जाली वकालतनामा तैयार किया और अदालत में पेश कर दिया। उसे लगा कि जिस बड़े मौके की तलाश में वो था वो यही है। अखबारों में इस केस को काफी अहमियत मिल रही थी। केवल कृष्ण गुप्ता को एहसास था कि चाहे वो ये मुकदमा जीते या हारे, वो मशहूर जरूर हो जाएगा। साहब हम ही ने मारा, हम ही ने साहब को मारा था। तुम लोगों ने नहीं मारा साहब, हम ही ने मारा था। तुमने नहीं मारा है, जो हुआ है वो हुआ ही नहीं है। जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा वही करना है, वही कहना है। लेकिन वो सोहनलाल साला सरकारी गवाह बन गया है। अरे उसको तो 5 मिनट में तोड़ दूंगा मैं। आएगा ना कोर्ट में, क्रॉस सवाल करते हैं ना, उसमें औकात में आ जाएगा 5 मिनट, वो उसकी चिंता मत कर तू। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि साहब मारे गए, वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो देख, कोई भी बड़ा आदमी होता है ना पैसे वाला, वो अच्छा इंसान नहीं होता है, वो चूसता है, खून चूसता है। वो सब काला धन रहता है उसके पास, चोरी का पैसा होता है, समझा? काला धन मालूम है क्या होता है? काला धन। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। चुप कर साले, तू और तेरा साहब खुद तो गया, हमें यहाँ छोड़ गया मरने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि खून खराबा मत कर। तो क्या करता, मैं क्या करता है? अब चुप कर, सालों ने सुबह से चेंचे पैपे लगा रखी है। साहब सुना है वो वकील बहुत सयाना है और बहुत काबिल है, और कभी मुकदमा भी नहीं आ रहा। तूने मेरे बारे में सुना है मैं कोई मुकदमा आ रहा हूं? सुना है मेरे बारे में? अबे अदालत में आएगा ना वो, मेरे सामने जब बहस करेगा, वकालत से नफरत हो जाएगी, शहर छोड़ के भाग जाएगा। तुम लोग बस मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। तुम लोग बोलो कि साहब ये पुलिस की साजिश है, ये तो हमें मार पीट के बयान ले लिया हमसे।
मैंने कुछ कबूल नहीं किया है। कबूल करना ही नहीं है, कबूल मत करो। तुम बोलोगे साहब हम तो थे ही नहीं वहां, हम लोग तो पिक्चर में बैठे हुए थे, ये तो पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है सर। हाँ ऐसा बोलो, मैं तुम सबको 2 दिन में बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। अभी चिंता मत करो, आराम से फैल के सो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। इंस्पेक्टर कुमार ने अपनी तहकीकात पूरी की। पीके चौधरी की हत्या का केस सेशंस कोर्ट में पहुंचा। गुप्ता जी क्या हाल है? अरे आप हमसे नाराज किस बात से? हाथ मिलाने में क्या है भाई? दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता मैं। दुश्मन मैं? अरे भाई मैं भी तो आप ही की तरह वकील हूँ। मैं तुम्हारी तरह वकील नहीं हूँ, तुम अपने आप को बहुत समझते हो ना। आओ कोर्ट के अंदर आओ, बत्ती गुल कर दूंगा, वकालत करना बुला दूंगा, क्या होता है? देखिए मिस्टर गुप्ता, आप हाथ नहीं मिलाने हो तो बिल्कुल मत मिलाइए, लेकिन तमीज के हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अच्छा रास्ता ना, मैंने रोका हाथ मिलाने के लिए? मैंने रोका था? ये बात भी लगता है मुझे। कई बार तो मुझे शक होता है कि वकील है भी कि नहीं। ऐसा बदतमीज आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। सर मेरे साथ भी इसका ऐसे ही बर्ताव था, कुछ गड़बड़ है सर। योर ऑनर, 14 जून की रात को करीब 11:30 बजे सहदेव और उसके 4 साथी श्रीनाथ, कमरुद्दीन, सोहनलाल और मंगू मिस्टर पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के घर में चोरी के इरादे से घुसे। इनके कमरे में घुसते ही कुछ आवाज हुई और मिस्टर चौधरी की आंख खुल गई और वो जाग गए। लेकिन इन 5 ने पहले से सोच रखा था योर ऑनर कि ऐसी हालत में इन्हें क्या करना है, और उन्होंने वही किया। श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने मिस्टर चौधरी का गला दबाया और सोहनलाल, सहदेव और मंगू ने इस काम में उनकी मदद की। अब सोहनलाल जो है वो सरकारी गवाह बन गया। गलत बात, एकदम गलत बात, झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को मिस्टर चौधरी साहब का मर्डर हुआ होगा, लेकिन इन लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़के तो उस रात को पिक्चर में गए हुए थे, क्योंकि जब मिस्टर चौधरी का मर्डर हुआ तो पुलिस पर दबाव पड़ा कि एक बड़े आदमी का मर्डर हो गया है, तो अभी पकड़ना चाहिए, जल्दी पकड़ना चाहिए मुजरिम को। तो इन लोगों ने सोचा कि घर के नौकर को पकड़ना सबसे आसान है, तो इन लोगों ने इनको डरा धमका के, मार पीट के इनसे बयान लिया है साहब, मतलब योर माय ऑनर, ये बेकसूर है। तुम सहदेव कब से जानते हो भाई? 10 जून 1964 को पहली बार उससे रात को मिला था। 10 जून 1964। और ये हादसा कब हुआ? 14 जून 1964 की रात को। मतलब 4 दिन में तू इसका इतना गहरा दोस्त बन गया कि तू डाका डालने को तैयार हो गया है? नहीं, वो सहदेव मेरा दोस्त नहीं है, तो श्रीनाथ ने पैसों का लालच देकर ये काम करने पर। श्रीनाथ ने पैसों का लालच दिया कि ये कुमार ने, इंस्पेक्टर कुमार ने पैसों का लालच दिया कि तू सरकारी गवाह बनाया? नहीं, इंस्पेक्टर कुमार तो हमें झूठ मत बोल दूंगा। अबे तू तो उस रात था ही नहीं वहां। मैं वहां था, तू था ही नहीं उस रात वहां। मैं था, मैंने चौधरी साहब की टांगे भी पकड़ी थी जब श्रीनाथ और कमरुद्दीन ने उनका गला दबाया। कोई सबूत है तेरे पास तू था वहां? कोई सबूत है? बोल, सबूत है तेरे पास तू वहां था? सबूत तो यही है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, बोलना सबूत होता है? बोलना सबूत होता है? मिलॉर्ड, ये आदमी इन लोगों के जरिए सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है। इस आदमी को तो सजा देना चाहिए, और साथ में ये वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब को जेल में सजा देना चाहिए। मेरा मतलब इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये लोग कानून तोड़ते हैं। इन लोगों ने एक मासूम बच्चों को इल्जाम लगाया उनके ऊपर, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। मिलॉर्ड, ये लोग, माय ऑनर, मतलब योर ऑनर, ये मासूम है, इनको बरी कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? वो सोहनलाल की गवाही काफी नहीं? नहीं भाई, हमें यह साबित करना होगा कि वारदात की रात को उस समय वो वहां पे था और उन सब के साथ। ये सब कैसे होगा? देखो, जितने सबूत तुम्हें उस रात को मिले हैं, जो भी निशान तुम्हें मिले हैं, कुछ भी उनको एक बार फिर से देखो और सुनो। हाँ, एक काम करो कि सोहनलाल से दोबारा बात करो, वहां तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। या साहब आप कुछ कीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है इस केस को लेकर। अगर वो चारों लोग छूट गए तो मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है सर। अरे भाई, मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि आखिर ये केवल किशन गुप्ता चीज क्या है आखिर? बात 2 दिन और 2 दिन में तुम लोग बाहर निकाल दूंगा मैं। 2 दिन के मेहमान हो तुम लोग यहाँ। लेकिन साहब, आपने उस सोहनलाल की छुट्टी कर दी। फिर आपका ये एहसान साहब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन तुम लोग हो बेवकूफ सालों। मैं नहीं होता ना, फांसी लगती तुमको।
काम वाम करना आता नहीं है तुम्हें? भाई 5-5 लोग चाकू हाथ में, 2 आदमी पकड़ते और एक आराम से करता रहता है। लेकिन साहब हम सांप को मारना थोड़ी चाहते थे। चुप है। साहब वही रिकॉर्ड पे जाएगा साला। पैरा कौन दे रहा था? जी मैं। तूने मारा नहीं, दिलीप सिंह जाग गया, तूने उसको मार क्यों नहीं दिया? मार देता वो इसको पकड़ता भी नहीं, गवाही भी नहीं देता, तुम लोग आराम से पैसा लेके बुर हो जाते। फिर आपसे मुलाकात कैसे होती साहब? चल ज्यादा प्यार मत दिखा, ठीक से दबा ना। एक बार यहाँ से छूट जाऊं, फिर गंगा नहाऊंगा और वापस अपने गांव चला जाऊंगा। हे भगवान, भगवान मुझे माफ कर देना। अबे ऐसे सोचेगा ना, सुन, जिंदगी भर घर की नौकरी करता रहेगा, समझा? नटवर लाल नहीं बनना तेरे को, नटवर लाल। हाँ? अरे मिस्टर गुप्ता, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे आप हैं क्या? सच में आप ही। नहीं क्या है, आजकल अखबार में एक स्टोरी छप रही है ना कि पुलिस के वर्दी पहन के एक आदमी पकड़ता है, बेहोश कर देता है, तो मेरा सेम टू सेम वही आ गया। कहानी अच्छी बना लेते हैं आप मानते नहीं क्या? खैर क्या कोई काम था आपको? जी हाँ, आपने दिलीप सिंह के बयान की कॉपी मांगी थी, ये लीजिए। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। झा को वो किताब दिखी जो केवल कृष्ण गुप्ता के हाथ में हमेशा रहती थी। उसको उसमें इंदौर लाइब्रेरी का स्टैम्प दिखा। केवल कृष्ण गुप्ता के बारे में झा का शक और बढ़ गया। अजीब आदमी है सर, मुझे देख के ऐसे भागा जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूं। तुम्हें देख के भागा कि तुम्हारी वर्दी को देख के भागा? हेलो, हाँ नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद झा जी। मैं यहाँ क्रिमिनल लॉयर हूं जी। देखिए, आपकी लाइब्रेरी में एक किताब का पता करना था, क्रिमिनल कोड मैनुअल वॉल्यूम 2। झा ने इंदौर लाइब्रेरी फोन किया और उसे पता चला कि वो किताब एक जालसाज के नाम पर इशूड है जिसकी पुलिस को भी तलाश है। उसने उस पुलिस स्टेशन का नंबर लाइब्रेरियन से ले लिया। क्या तो कौन सा थाना बताया आपने? अच्छा ठीक है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर का नाम क्या है? जी अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, देखिए मैं 547336 से बोल रहा हूं, मुझे इंदौर एक कॉल बुक करानी है अर्जेंट जी। नंबर है इंदौर 4342 जी। धन्यवाद, थैंक यू। इंस्पेक्टर कुमार जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत इंदौर से आया हूँ। वो वकील झा साहब ने फोन किया था। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। ठहरने का इंतजाम कहाँ किया? पीछे गेस्ट हाउस में किया है। बाय द वे, आपका वो आदमी दिखता कैसा है? आपको फोटो दिखाता हूँ। ये बहुत चालू है साला, भोले भाई लोगों से पैसे हटता रहता है। एक बार मुझे मिल जाए बस। मिल गए, आपका ये आदमी आपको मिल गया। न जाने क्यों आज मुझे बहुत बेचारा सा लग रहा है। आज इसका खेल खत्म समझिए सर। लेकिन आखिर ये पीके चौधरी मर्डर केस ही क्यों? आखिर ये आदमी चाहता क्या भाई? ये इंदौर वाला इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया। हाँ, वो जैसे ही आया उसे अंदर लेकर मेरे पास आ जाए। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल की हत्या का केस इस बात पर उलझ गया कि सरकारी गवाह सोहनलाल हत्या की रात मौका वारदात पर वाकई मौजूद था या नहीं, और उसकी गवाही पर कितना भरोसा किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको मिस्टर चौधरी के घर के बाहर बगीचे की क्यारी में एक ताजा फुटप्रिंट मिला। तो पुलिस ने उस फुटप्रिंट का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया, और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह ढांचा सोहनलाल के पैर के ढांचे से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वारदात की रात को सोहनलाल मिस्टर चौधरी के घर में मौजूद था। इंस्पेक्टर कुमार। अरे इंस्पेक्टर कहाँ थे? वो बाद में बताऊंगा। वो कहाँ है? अंदर है, लेकिन
अभी तो कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने वाली होगी, हम यही इंतजार करते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने जब कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो उसके घर से एक धोती बरामद हुई और दिलीप सिंह ने पहचान लिया है कि धोती मिस्टर चौधरी की ही थी। इससे कुछ साबित नहीं होता भाई, ऐसे कुछ साबित नहीं होता है। धोती से क्या हुआ? धोती, ऐसी धोती मेरे घर में मिल जाएगी तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? बिल्कुल हो सकता है। अरे क्या साहब, मिलॉर्ड ये कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? मेरे जो मुवक्किल जो हैं ये बिल्कुल बेकसूर है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उस सेठ के मतलब मिस्टर चौधरी के पास इतना पैसा आया कहां से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ताल्लुक कैसे नहीं है? मिस्टर गुप्ता। जी अबे अगले उसमें ऐसी की तेजी कर दूंगा मैं उसकी। ले आज पकड़ में आया तू। थैंक यू मिस्टर झा। चल। तूने पकड़वाया क्या मेरे को? चल। अबे यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल। पकड़वा दिया यार, मेरे लाइफ में एक चांस मिला था। चल भाई, एक मिनट चल रहा हूँ। चलो मेरा केस लड़ोगे भाई? मेरा केस आखिरकार केवल कृष्ण गुप्ता पकड़ा गया। उसे इंदौर ले जाया गया जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा चला। इस बात ने सनसनी मचा दी कि डिफेंस लॉयर खुद एक अपराधी था। इस वारदात के कारण पीके चौधरी मर्डर केस का रीट्रायल हुआ। छह महीने के अंदर अदालत ने श्रीनाथ और कमरुद्दीन को मौत की सजा सुनाई और उन्हें फांसी दे दी गई। सहदेव और मंगू को उम्र कैद की सजा हुई। छूटने के बाद आज वे दोनों कहां हैं, कुछ पता नहीं। अदालत ने सोहनलाल को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्री राजेंद्र प्रसाद झा अब 84 साल के हैं और दिल्ली में आज भी वकालत करते हैं। केवल कृष्ण गुप्ता को इंदौर की अदालत ने चोरी और जालसाजी के इल्जाम में 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन नकली वकील बनने के लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। जेल से छूटने के बाद वो कहां गया, अब कहां है, कुछ नहीं मालूम। अपनी जिंदगी का एक और बड़ा मौका वो शायद आज भी कहीं ढूंढता होगा।